हेलो, माय नेम इज सुरेश वाजपेयी एंड लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम देखी थी। उसमें हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट की है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली चार्ज जो है, एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्रोड्यूस करती है। अब ये फोर्स दूसरे चार्ज पे एक्ट करता है जाके, तो इस तरह से हम कहते हैं कि दो चार्ज एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से फील्ड कंसेप्ट आया एग्जिस्टेंस में, इसकी हमने बात करी। उसके बाद हमने आगे समझा कि भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो हमें पता चला ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी डायरेक्शन में होगी। उसके बाद हमने पता करा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें तो वो किस तरह से ट्रीट करेगा। तो हमको पता चला कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करता है, और जब नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। क्लियर? यहां तक हमने बात कर ली। उसके बाद अब हम आगे आए थे। हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, दैट इज k/r², वे k इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q is the charge particle by which we have to find the electric field and r is the distance from the charge particle. क्लियर? मतलब अगर हमें q चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होगा kq/r²। क्लियर? उसके बाद हमने एक चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। उसके बाद हमने एक पॉइंट चार्ज के सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट देखी, मींस सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा। हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक चार्ज पार्टिकल की वजह से एक पॉइंट पे निकाली। उसके बाद हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी तो हमने वेक्टोरियल एडिशन कर दिया इन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर? यहां तक की हम बात कर चुके थे। अब हम आगे बढ़े थे इसके बाद कि जब डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम ना हो, जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उसमें हम गाइस इंटीग्रेशन का यूज करते थे। इंटीग्रेशन का यूज करते थे हम एक जनरल dx लेते थे, एक जनरल हम dq चार्ज लेते थे, उस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड de निकालते थे और उस de को हम रिजॉल्व करते थे x और y एक्सिस में। उसके बाद हम इस तरीके के सारे dqs की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और उनको ऐड करते थे। इसका मतलब हम उसे इंटीग्रेट करते थे। क्लियर? तो इस तरीके से हम एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए थे। क्लियर? हमने एक एग्जांपल भी देखा था लास्ट टर्न पे। एक इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है, उस इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी, उस इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। गाइस आपको याद होगा कि जो इनफाइनाइट वायर है वो कुछ इस तरीके से था, इनफाइनाइट वायर कुछ इस तरीके से था दोनों साइड। क्लियर? और यहां से r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, यहां से r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जो कि आपको याद होगा जो कि कितनी आई थी गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी जो परपेंडिकुलर टू द वायर थी, मींस उसका वायर के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं था। क्लियर? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट, ये वाला dx इस वाले dx के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहा था और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो रहे थे। याद होगा आपको डेरिवेशन में, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप हो रहे थे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है वो कैंसल आउट हो रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो परपेंडिकुलर आई थी, वो कितनी थी? E = लैम्डा अपॉन 4πε0 r, 4πε0 r। याद आ गया? क्लियर? तो उसके बाद ये बात हो गई हमारा इनफाइनाइट वायर की। इसके बाद गाइस हमने बात करी थी, इसके बाद हमने क्या बात करी थी? इसके बाद हमने इस वायर को सेमी इनफाइनाइट कर दिया था, इसी वायर को हमने सेमी इनफाइनाइट वायर कर दिया था। तब आपको मैंने बताया था कि इस बार इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, इसका सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नहीं होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये वाला कंपोनेंट भी होगा जो कि वायर के अलोंग होगा और इसको हम E पैरेलल से डिनोट करते हैं, इसको हम E पैरेलल से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहां से इसकी जब हम वैल्यू निकालते थे तो आपको याद होगा कि इसकी वैल्यू आती थी, सॉरी यहां से इसकी वैल्यू तो λ/2πε0 r आती थी जो पिछला वाला केस था। क्लियर? और इसमें इसकी वैल्यू आती थी λ/4πε0 r, λ/4πε0 r, और इसकी वैल्यू भी λ/4πε0 r आ जाती थी, λ/4πε0 r। ठीक है? तो याद रखिएगा जब इनफाइनाइट वायर था तब सिर्फ परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और वो कितनी होती थी? वो होती थी λ/2πε0 r। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, λ/2πε0 r। फॉर्मूले याद होंगे आपको, नोट्स आपने अगर बनाए होंगे। और जो इसमें आता है
जब हम इस वायर को सेमी इनफाइनाइट कर देते हैं, जिसका एक एंड यहाँ पे है और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे है, इन्फिनिटी पे है, उसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाती है, और जो पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाती है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दिस ई परपेंडिकुलर जे कैप माइनस ई पैरेलल आई कैप हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और गाइस ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते थे। क्लियर? अभी मुझे एक केस और कराना है जो कि हम इस क्वेश्चन के बाद में देखेंगे। ये एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट नहीं, एक क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन शायद आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 7 रही होगी, जो मैंने आपको पहले घर से करके लाने को दी थी, फिर शायद मैंने यहीं पे सॉल्व करी थी। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से ही रिलेटेड है, जिसको हम अभी देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट में एक चीज मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हम क्या करेंगे। हम एक dq चार्ज लेंगे, ठीक है, उस dq चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड dE फाइंड करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, उस dE को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, रिजॉल्व करेंगे, दो पार्ट में एक वर्टिकल पार्ट होगा और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा। इस तरीके के और डीक्यूज जो होंगे उन पे भी एक बार नजर डालेंगे, ठीक, कि कहीं कोई पार्ट कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्टिकल पार्ट कैंसिल हो रहा हो, हॉरिजॉन्टल पार्ट ही रह रहा हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉरिजॉन्टल पार्ट कैंसिल हो रहा हो और वर्टिकल पार्ट रह रहा हो। ठीक है, तो ये सब चीज हम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो हम जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हम आएंगे फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे, फाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, चलिए। तो गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मेटल रिंग, तो ये एक मेटल की रिंग है, इस पे चार्ज Q, कैपिटल Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस कैपिटल Q की वजह से इसकी एक्सिस से x डिस्टेंस की दूरी पे, x की डिस्टेंस पे, इसकी एक्सिस से, इसके सेंटर से x की डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। आई थिंक दैट यू विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चन, you will be able to solve this question because we have seen example before in the topic itself, जिसमें हमें SHM का यूज कर रहे थे हम, जिसमें SHM वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो एक DQ का एलिमेंट लेंगे इस रिंग पे, क्योंकि रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो एक DQ का एलिमेंट लेंगे। उस DQ की वजह से जरा इस पॉइंट A पे, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जरा इस पॉइंट A पे हम इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE चेक करते हैं। क्लियर? तो DQ ये जो चार्ज है, इसकी ये कितनी डिस्टेंस में है, अगर रिंग की रेडियस r है, अगर रिंग की रेडियस r है और ये x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी √r² + x²। क्लियर? तो DE मान लेते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, DE इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि ये दिखाई गई है। क्लियर? और इस DE का जो एंगल यहां से बन रहा है, दैट विल बी लेट इट टू बी थीटा। क्लियर? तो ये जो थीटा है, ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके गाइस, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो DE cos थीटा राइट साइड, क्लियर, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस DE एंड DE sin थीटा इज द डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस DE। क्लियर? सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पे एक DQ है, उसी तरह से सिमिलर एक DQ यहाँ पे भी होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये ब्लू कलर से दिखाई गई है आपको, DE है, और ये भी एंगल थीटा ही बना रहा है क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम है। सिमेट्रिक सिस्टम आप देख सकते हैं, ये भी डिस्टेंस x है, ये r है, और यहाँ पे भी ऊपर वाला ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिक बन रहे हैं। क्लियर? तो इस वजह से ये एंगल थीटा होगा, जिसकी वजह से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इस DE को हम फिर से रिजॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू DE cos थीटा एंड दिस विल बी DE sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स इसके कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि पिछले एग्जांपल में भी हो रहे थे जब हम इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। क्लियर गाइस? उसके बाद अब जो बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा हो जाएगी, मींस 2DE cos थीटा। तो एक चीज जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो ये है कि 2DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो 2DE cos थीटा आ रही है रिजल्टेंट। तो एक DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, वो DE
cos थीटा ही होगी, वो DE cos थीटा होगी। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, DE cos थीटा इंटीग्रेशन। DE हम जानते हैं गाइस, DE क्या है? DE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ। तो E इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला है KQ बाय R स्क्वायर। E is equal to KQ by R square where K is 1 by 4 pi epsilon naught, Q is the charge itself, ठीक, and R is the distance from the charge, E is the electric field due to charge Q। मीन्स किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मीन्स किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल K E is equal to KQ by R square लगाएंगे। जरा देखिए क्या आएगा, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो K की जगह K आ जाएगा, K की जगह K आ जाएगा, Q की जगह DQ आ जाएगा, DQ आ जाएगा, एंड R की जगह गाइस ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू cos थीटा है, इनटू cos थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू ये लिख दी गई है, cos थीटा विल बी x अपॉन cos थीटा विल बी x अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है गाइस। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमको ये चीज समझनी होगी कि इस इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो कांस्टेंट क्या क्या है? एक तो ये K कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। R कांस्टेंट है। आपको अभी लग रहा होगा कि x वेरिएबल हो सकता है, लेकिन गाइस याद रखिए हमें रिंग के सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक फिक्स डिस्टेंस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बिल्कुल सही चीज है कि ये x भी कांस्टेंट ही होगा। क्लियर? तो x भी कांस्टेंट होगा। क्लियर? ये x भी कांस्टेंट होगा, ये x कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। dq इज द ओनली वेरिएबल हियर। क्लियर? क्योंकि dq, इस तरह के सारे dq अगर हम ऐड कर दें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dq का, तो ये dq ही रहेगा अंदर और बाकी सब बाहर आ जाएगा। अब हमें इसकी लिमिट चेक करनी है, तो जब dq सिर्फ इतना होगा, जब इतनी लेंथ लेंगे तो चार्ज 0 मान लेते हैं। उसके बाद जो लिमिट होगी, जब पूरा हम लेंथ ले लेंगे तो ये कैपिटल Q हो जाएगा, तो ये लिमिट हो जाएगी आपकी dq की। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। ओके, क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इज KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। K for 1 by 4 pi epsilon naught, Q is the charge on the ring, X is the distance of the point where we have to find the electric field from the center of the ring, okay? R the radius of the ring, clear? तो अब देखते हैं जरा कुछ conclusions हैं, कुछ conclusion है, बहुत important conclusion है, जरा देखते हैं, समझते हैं क्या है वो conclusion। सिंपल हैं, देखते हैं। तो if x equal to 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से, x अगर 0 कर दिया मींस x 0 का क्या मतलब है? ये जो पॉइंट A है ये रिंग के सेंटर पे आ गया। अगर ये पॉइंट रिंग के सेंटर पे आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये रिंग इस तरह से है, खुद फील भी हो रहा होगा कि ये रिंग इस तरह से है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? तो इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट वो क्या होगी? तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हर एक चार्ज की वजह से हर एक अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कुछ होगी? समझ लीजिए हर एक dq की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में dq होगा, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में कैंसिल कर देगा। क्लियर? इस वजह से इस रिंग में जो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी जब हम सेंटर की बात करेंगे। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। ये पहला कंक्लूजन था, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन, इफ x इज ग्रेटर देन r मींस x जो है, r जो है वो x के कंपेयर में, अगर कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगी। हम यहां से देख सकते हैं अगर R x के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो गया तो यहां से R हट जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस विल बी x क्यूब, और ऊपर साथ में x भी है तो x क्यूब से x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर KQ बाय एक्स स्क्वायर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर x ग्रेटर देन R हो गया तो ये जो रिंग है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगेगी।
ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगेगी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, KQ/x², KQ/r², वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इटसेल्फ। क्लियर? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। मतलब रिंग जो है वो अगर रिंग से बहुत दूर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगेगी। क्लियर? जो दूसरा कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा आपको। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे 0 है, सेंटर पे 0 है। अब हम जरा x बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि x के साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस तरीके से वेरी कर रही है ना। तो आप खुद बताइए, पहले 0, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इंक्रीज कर रही होगी। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस समय, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से यूं, यहाँ से इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करती हुई चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जब ये x टेंड टू इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो उस समय उस इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि अभी x इक्वल टू 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, x हम बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आ गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है x के साथ। तो हम पूछ रहे हैं जब इंफिनिटी पे होंगे तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बिल्कुल सही बात है, उस समय भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो जब हम यहाँ पे 0 देख रहे हैं और इंफिनिटी पे भी 0 देख रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैक्सिमा तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। अगर हम ग्राफ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैन आई रब दिस इफ यू हैव नोटेड? चलिए, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, इसको मैं नहीं रफ कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को मैं नहीं रफ कर रहा हूं अभी। हाँ, समझिए, मान लीजिए ये आपकी रिंग है, ये उसका सेंटर है। क्लियर? ये आपकी रिंग है, ये उसका सेंटर है और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर? ये एक्स एक्सिस है। अब हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं ना कहीं कोई मैक्सिमा तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कहीं ना कहीं मैक्सिमा तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, ये इंफिनिटी पे है। क्लियर? तो वो मैक्सिमा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो x क्या होगा, वो x कितना होगा, ये आपको निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी हम मैक्सिमा की बात करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है तो आपको क्या करना है, dE/dx निकाल के, dE/dx निकाल के आपको 0 कर देना है। क्लियर? वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप d2x/dx² भी निकाल के चेक कर सकते हो कि उस x की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। तो वो चेक करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इंफिनिटी पे 0 है, तो बीच में कहीं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब 0 इन दोनों के बीच में और कहीं नहीं होगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है, इंफिनिटी पे 0 है, तो बीच में कहीं मैक्सिमम मिल रहा होगा, वो मैक्सिमम हमें निकालना है। तो dE/dx हम 0 कर देंगे। सिंपली इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो करो, देखिए क्या आएगा। चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ x इज, दिस विल बी इक्वल टू r² प्लस x² का होल क्यूब। क्लियर? और ऊपर क्या आएगा, r² प्लस x² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, दिस विल बी 1 माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2, दिस विल बी 3/2 इंटू r² प्लस x² की पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें चेन रूल लग जाएगा, तो इंटू अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, r² का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम इसको 0 करेंगे क्योंकि हमें dE/dx को 0 करना है। क्लियर? dE/dx को 0 करना है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, r² प्लस x² की पावर 1/2, और वो भी पॉजिटिव नंबर है, उसको भी आप हटा सकते हैं। क्लियर? तो r² प्लस x² की पावर 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ से ये बचेगा r² प्लस x²। क्लियर? r² प्लस x² माइनस इट विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा 3x²। क्लियर? इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है,
नहीं हो सकती। दो पॉजिटिव टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर? तो दिस टर्म विल इक्वल टू 0, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, हेंस दिस विल गिव अस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट 2, r अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर? तो यही वो वैल्यू है x की, यही वो x की वैल्यू है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज होगी। वो वैल्यू कितनी है? r बाय अंडर रूट 2 पे, r बाय अंडर रूट 2। क्लियर? सिमिलर यहाँ पे जब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में अगर dq यहाँ लेते हैं, dq यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव x डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, अगर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हम y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं और x एक्सिस को पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया है। ठीक है? तो y एक्सिस x है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, जब लेफ्ट साइड होगी देन इट विल बी नेगेटिव फॉर अस। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव x एक्सिस में है, तो इट विल बी नेगेटिव। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दिखाना है y एक्सिस पे तो हम पॉजिटिव y पे नहीं नेगेटिव y पे दिखाएंगे। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम राइट साइड है तो वो +5 होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम लेफ्ट साइड है तो इट विल बी -5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो चुकी है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ फिर से एक मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ फिर से एक मैक्सिमा मिलेगा और दिस विल इक्वल टू 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फिनिटी पे भी 0 होगी और बीच में हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, बीच में हमें एक मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो वैल्यू भी हमें x इक्वल टू -r बाय रूट 2 पे मिलेगी, x इक्वल टू -r बाय रूट 2 पे मिलेगी, x इक्वल टू -r बाय रूट 2, x इक्वल टू -r बाय अंडर रूट 2 पे मिलेगी। क्लियर? अब वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है, वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले में x की जगह r बाय रूट 2 रख दो, आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है? तो इस पूरे कंसेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मेटल रिंग, इसमें जो आपको चीजें समझने वाली हैं वो ये हैं। पहली चीज, पहला कंक्लूजन क्या था कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है। क्लियर? दूसरा कंक्लूजन ये था कि अगर r बहुत छोटा हो जाए तो ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगेगी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिंपली k³ बाय x स्क्वायर हो जाएगी। थर्ड कंसेप्ट ये है कि जिस तरीके से x वेरी कर रहा है, अगर x वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज हो जाएगी। वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस वैल्यू ऑफ x के लिए होगी वो हमने निकाला है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आया था, इससे हमने x निकाल लिया, x इक्वल टू r बाय रूट 2 आया है, x इक्वल टू r बाय रूट 2 आया है। ठीक है? तो यहाँ से x इक्वल टू r बाय रूट 2 और फिर हमें पता चला कि जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन चेंज हो रहा है, तो जो ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ग्राफ होगा y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, x एक्सिस में डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। क्लियर? तो वो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आएगा और मैक्सिमा मिलेंगे दो, एक x इक्वल टू r बाय रूट 2 पे मिलेगा और एक x इक्वल टू r बाय माइनस रूट 2 पे मिलेगा, r बाय रूट 2 पे मिलेगा। क्लियर? तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल रिंग। क्लियर? ये सारी चीजें इसमें थी। ठीक, नोट कर लीजिए, हम आगे आते हैं फिर। एक जनरल सा क्वेश्चन था आपसे, जनरल सा क्वेश्चन ये है कि जब इसी केस में अगर हम क्या करें, इसी केस में अगर हम x को स्मॉलर देन r कर दें, इसी केस में अगर हम x को स्मॉलर देन r कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? समझिएगा, x अगर स्मॉलर देन r है तो यहाँ पे x नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ से x हटा देंगे, r स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, दिस विल बी r क्यूब, तो दिस विल बी k क्यूब x अपॉन r क्यूब, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार
इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगी, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं सेंटर के काफी पास के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्लोप होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। क्लियर? स्लोप मतलब कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का जो ग्राफ है वो लीनियर होगा। क्लियर? तो ये चीज जो है हम ध्यान में रखेंगे। यही सब कंक्लूजन है। इस तरह के कंक्लूजन आप हर छोटी छोटी चीज से कर सकते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पूरे कूलॉम्स लॉ में, या फिर पूरे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, इस तरह की काफी सारी चीजें आएंगी। तो आप अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करिए। क्लियर? ये तो छोटी छोटी चीजें थी, ठीक, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी, मैं आगे भी करता रहूंगा। क्लियर? लेकिन ये आप खुद से डिस्कस करिए। क्लियर? जैसे कि ई आपका एक्स का फंक्शन आ रहा था, तो आप इसको खुद से एनालाइज करो कि इसमें हम क्या क्या और सोच सकते हैं, तभी चीजें हो पाएंगी, तभी चीजें समझ में आएंगी, तभी आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा, तभी आप समझ पाओगे कि क्या चीज किस तरीके से अफेक्ट कर रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर? तो ये चीज जैसे हमने देखा, एक्स किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, क्यू किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो उस पूरे में हमने जो जो चीजें पढ़ रखे हैं, जो जो टूल्स हमने पढ़ रखे हैं, डिफरेंशिएशन के जो टूल्स हमने पढ़ रखे हैं, उस पूरे का एप्लीकेशन लगा दिया। क्लियर? इसी तरीके से एनालाइज करना है आपको हर छोटी से छोटी चीज को। क्लियर? चलिए, ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ मेटल रिंग। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज डेंसिटी। फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक फाइनाइट लाइन ए बी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए बी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से हमें ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से हमें ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करेंगे जरा समझते हैं। ठीक है, इस बार फिर से वही कंसेप्ट है, हमें करना वही है, एक्स डिस्टेंस पे एक हम dx का एलिमेंट लेंगे, एक्स डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट लेंगे। इस dx के एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। एक अलग से फिगर बना लेते हैं इसके लिए। देखिए, तो हम फिर से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से, क्लियर, यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और इस dx के एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। दिस विल बी DE, दिस विल बी DE, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा का एंगल है, ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वायर से ये r है, जैसे कि d है। क्लियर? तो ये जो थीटा का एंगल है, अब इस dx की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो DE है, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है kq/r², क्लियर, वे k इज 1/4πε0। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे, ठीक। और उसके बाद हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक। तो दिस एंगल विल बी थीटा, तो दिस विल बी DE cos थीटा, this will be DE cos theta, and this will be DE sin theta, this will be DE sin theta। क्लियर? चेक कर लीजिए। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक जब हम बात करते थे तो यहाँ पे पैरेलल वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, जो वायर की पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैंसिल आउट हो रही थी। वो क्यों कैंसिल आउट हो रही थी? इनफाइनाइट वायर के केस में, क्योंकि जैसा dx यहाँ है वैसा ही dx यहाँ पे मिलता था, तो वो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाती थी, वो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने dx इस साइड हो वायर के परपेंडिकुलर के, उतने ही dx इस साइड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम सिंपली DE cos थीटा, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग इंडिकेट करेंगे और पैरेलल वेक्टर को अलग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता था, अगर हम DE की बात करें, DE, तो DE क्या हो जाता है, DE विल बी k dq मीन्स dq हो जाएगा लैम्डा dx, लैम्डा फिर से वही क्या है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो k लैम्डा dx अपॉन kq/r², r ये लेंथ हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है फॉर्मूले से, ये लेंथ r हो जाएगी। तो दिस विल बी √r² प्लस x² की पावर 1/2 मीन्स r² प्लस x² की पावर 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r² प्लस x² बचेगा, r² प्लस x² यहाँ बचेगा, समझ लीजिए। क्लियर? ठीक है। तो जब हम अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम परपेंडिकुलर वाले की बात करेंगे, देखिए ये पूरी DE है, ये DE है, लेकिन अब हम DE cos थीटा निकालना है। जब हम परपेंडिकुलर वाली निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, E परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, DE cos थीटा, तो वो हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी E परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू k लैम्डा dx अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए इसको हमें जब इंटीग्रेट करना होगा, इसको जब हमें इंटीग्रेट करना होगा तभी तो हमें पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। लेकिन इंटीग्रेशन में इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इसमें इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। आप बताइए कौन कौन से दो वेरिएबल्स होंगे, समझिए। जी हाँ, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल थीटा है। तो हमें इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों में साफ साफ एक रिलेशन हमें यहाँ से दिख रहा है, साफ साफ एक रिलेशन जो कि यहाँ से दिख रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू x बाय आर, मीन्स x इज इक्वल टू आर tan थीटा में दिख रहा है। ये सब्सटीट्यूशन है, ये सब्सटीट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू आर tan थीटा, dx विल बी इक्वल टू व्हाट, dx will be equal to r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको हम यहाँ एलिमिनेट कर देंगे। और जैसा कि हमने, आप पीछे जाके देखिए, अपने पन्नों को पलटिए, पीछे जाइए और उसमें चेक कीजिए, जब आपने इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही किया है हमने, ठीक है। वहां पे कुछ ऐसा ही किया है, x इक्वल टू आर tan थीटा रखा था, तो r स्क्वायर कॉमन आएगा, दिस विल बी sec स्क्वायर थीटा, दिस विल बी sec स्क्वायर थीटा। तो k लैम्डा dx का हम रखेंगे r sec स्क्वायर थीटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos थीटा भी था, ठीक है। तो अब यहाँ से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, r से r कैंसिल, k लैम्डा अपॉन r बचा है, और cos थीटा d थीटा बचा है। तो अगर k की वैल्यू हम रख दें 1/4π तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस लिमिट सेट करनी है। आपको ये सब इतना नहीं देखना है, अब हर बार हम ये सब नहीं देखेंगे, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मींस वायर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। बस आपको थीटास की लिमिट चेक करनी है, क्लियर। तो थीटा की लोअर लिमिट क्या होगी कि पूरा वायर कवर हो जाए, मतलब ये जो dx आपको मिला है, ये यहाँ पे एक dx मिलेगा और एक लास्ट dx यहाँ पे मिलेगा। तो थीटा की लिमिट क्या होगी कि पूरा वायर कवर अप हो जाए, ठीक है। तो थीटा की, जैसा आप जानते हैं कि थीटा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लेते हैं, जो हम थीटा लेते हैं वो पॉजिटिव है। इसमें जो हमने थीटा लिया है वो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। हमने जो थीटा लिया है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। चेक कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ये देखिए, ये जो हमने थीटा लिया है वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, और उस थीटा को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, चेक कर लीजिए, क्लियर। तो अब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा होंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्लियर, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटास होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं ये जो थीटा है हमें पूरी लिमिट कवर करनी है, तो इसकी जो लिमिट लगेगी वो, ये बताइए, जो लोअर लिमिट होगी वो θ1 तो होगी, लेकिन माइनस θ1 की पॉजिटिव θ1। बिल्कुल सही बात है। ये एंगल जो है, ये एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दिस विल बी माइनस θ1, और जो ऊपर वाला एंगल आएगा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, हेंस इट विल बी पॉजिटिव प्लस θ2। तो ये लिमिट हो जाएगी। अब सिंपली cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, जैसा कि हमें पता है। तो sin θ2 माइनस ऑफ sin ऑफ माइनस θ1 आएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2, क्लियर। तो अपने आप आ जाएगा। तो आपको याद करने की इसमें क्या जरूरत है, याद करने की बस ये जरूरत है, और आपको लिमिट सेट करनी है, क्लियर। ये चीज याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके जब हम पैरेलल की बात करेंगे, तो sin थीटा की जगह बस cos थीटा आएगा, बाकी सेम फॉर्मूला यही रहेगा। पैरेलल की जब हम बात करेंगे तो cos थीटा की जगह sin थीटा आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। लिमिट जब हम इस बार सेट करेंगे तो याद रखिएगा फिर से वही लिमिट सेट होगी कि पूरा वायर कवर अप हो जाए, क्लियर। तो लिमिट विल बी माइनस ऑफ θ1 टू माइनस ऑफ θ2, क्लियर। देख लीजिए, इंडिकेट करके देख लीजिए क्या यही आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो जब हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी वायर एक वायर है, मेटल वायर, जिसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब पैरेलल वाली पूछी जाएगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जरा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ तक आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट चेंज द क्वेश्चन, ओके। आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो जाएं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इस वजह से मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करने जा रहा हूं, ठीक। जरा बताइएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन ये था, अब क्वेश्चन ये हो चुका है। क्वेश्चन ये है कि आपको यहां से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये कोई पॉइंट जनरल ए है, ठीक है, जो कि ए डैश, मान लीजिए कोई पॉइंट ए डैश जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि ये पॉइंट लाइन
ए बी है, ये भी फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो ए एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर ऑफ द वायर से, जो ए एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर ऑफ द वायर से, वो θ1 है, क्लियर, वो θ1 है। और ये जो बी एंगल बना रहा है इस लाइन से जो एंगल बी बना रहा है ए डैश से, वो θ2 है, क्लियर। तो इस बार आप ये बताइए इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा। फॉर्मूले तो यही रहेंगे, जी हाँ बिल्कुल फॉर्मूले यही रहेंगे, बस थीटा की लिमिट्स डिस्टर्ब होंगी, थीटा की लिमिट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, उनकी वैल्यू डिस्टर्ब होगी, क्लियर। तो फॉर्मूले वही हैं, है ना। ये तो अपने आप चेंज हो जाएगा क्योंकि अगर इंटीग्रेशन वाला चेंज हुआ है तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्लियर। हम बात कर रहे हैं इन फॉर्मूले की, क्लियर। यही आपको वो फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा वायर कवर हो जाए, एक dx यहाँ मिलेगा छोटा सा, एक dx छोटा सा यहाँ मिलेगा, तो पूरा वायर कवर हो जाए, उसके लिए आपको थीटा की वैल्यू देनी है। थीटा की लोअर लिमिट जो होगी वो होगी बिल्कुल, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, दिस विल बी प्लस θ1, क्लियर। और अब ये वाली थीटा की हमें वैल्यू लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पूरी वैल्यू लेनी है कि दूसरे एंड तक हम पहुंच जाए, मींस θ1 प्लस θ2। कुछ लोग को लग रहा होगा कि θ2 लेंगे, बिल्कुल गलत है वो, ठीक है। θ2 नहीं, बल्कि परपेंडिकुलर से जितना एंगल बन रहा हो, परपेंडिकुलर से जितना एंगल बन रहा हो, तो ये कितना होगा θ1 प्लस θ2, क्लियर। आई होप इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, क्लियर। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी वही है, θ1 से θ1 प्लस θ2, क्लियर। बाकी आप इंडिकेट करके इसके फॉर्मूले निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल सा मैंने चेंजमेंट किया है इस क्वेश्चन में। तो अभी तक हमने किन किन चीजों की बात कर ली, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वायर की वजह से जब हम बात कर रहे हैं तो वायर में इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो परपेंडिकुलर टू द वायर होगी, वो परपेंडिकुलर टू द वायर होगी और उसकी वैल्यू होगी λ/2πε0r, क्लियर। जब यही वायर हम सेमी इनफाइनाइट कर देंगे, जब हम यही वायर सेमी इनफाइनाइट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, जिनकी दोनों की वैल्यू होगी λ/मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा λ/4πε0r, दोनों कंपोनेंट का, क्लियर। जब हम बात करते हैं इसकी इनफाइनाइट वायर की, जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट वायर की, तो इनफाइनाइट वायर में हमें ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। लिमिट हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे इस तरह से कि परपेंडिकुलर से जो क्लॉकवाइज एंगल होंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो क्लॉकवाइज एंगल होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से हमें लिमिट रखनी है कि पूरा वायर कवर अप हो जाए। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ मेटल रिंग, अ सर्कुलर मेटल रिंग की बात हमने करी है, उसकी एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, दैट विल बी kqx/x² प्लस r² की पावर 3/2। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, क्लियर। और उसमें जो हमने कंक्लूजन देखे थे 3-4 कंक्लूजन, ठीक है, तो वो कंक्लूजन भी आपको रिवाइज होने चाहिए, क्लियर। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलें, ठीक है, क्योंकि नोट से ही आप चीज़ों के टच में रहेंगे, नहीं तो ये चीज़ें आगे कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी। अभी हम गॉस लॉ भी देखेंगे, गॉस लॉ के बाद हमें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह सब कुछ देखना है, डायपोल वगैरह सब कुछ देखना है। तो चीज़ें अगर आप एक फ्लो में चलेंगे ना, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्लियर। नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्लियर। और जो हमारा गोल है कि हम और आप मिलके खेल खेल में ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इंटरेस्ट के साथ, एक अच्छे पैटर्न के साथ पूरा खत्म कर दें, क्लियर, वो रह जाएगा, है ना। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। हम अगर पूरी एफर्ट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना पूरा एफर्ट दो, मीन्स एटलीस्ट नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, क्लियर। और वो आपके रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्लियर। तो यहाँ तक अभी हम बात कर चुके हैं, अब हम आगे आते हैं, चलिए। ओके गाइस, तो एक बेसिक से क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। जो हमने अभी अभी देखा है, जस्ट अभी अभी देखा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ मेटल रिंग ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग, मीन्स कुछ रिंग इस तरह से है, रिंग कुछ इस तरह से रखी हुई है और इस रिंग के, ये रिंग है, ये कुछ इस तरह से, ये जो रिंग है ये इस तरह से नहीं है, क्लियर। ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ से ये बाहर आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है, इस तरह से ये एक रिंग है, क्लियर। तो इस रिंग की वजह से जो इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम निकाल चुके हैं, kqx/k कैपिटल Q इंटू x/x² प्लस r² पावर 3/2। फॉर्मूले में जाके चेक करिएगा, यही है, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है कि इस रिंग में हमने x डिस्टेंस पे एक -q चार्ज रख दिया है। रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
कैपिटल क्यू, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, और यहाँ से x से डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज रख दिया है, चार्ज पार्टिकल रख दिया है, दैट विल बी माइनस क्यू, दैट विल बी माइनस क्यू। क्लियर? तो अब आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ मोशन ऑफ माइनस क्यू इफ x इज स्मॉलर देन r, किस तरह का मोशन होगा। ठीक है, तो गाइस इस तरह का एक न्यूमेरिकल हम लगा चुके हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो जरा ट्राई करो, कि मुझे लगता है आप कर लोगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज बस ये याद रखनी है कि हमें मोशन निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर उस फोर्स को हम चेक करेंगे ये किस टाइप का फोर्स है, उसका एक्सीलरेशन चेक करेंगे ये किस टाइप का एक्सीलरेशन है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। क्लियर? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम मोशन है। अगर एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है इस तरीके से कि वो पीरियोडिक मोशन हो जाए और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाए, मींस x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन, देन इट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो आपको ये समझना होगा कि इस चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू का, इस चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू का मोशन कैसा होगा। क्लियर? मोशन के लिए हम उसका एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो चलिए जरा एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E है, तो फोर्स हो जाएगा क्यू ई सिंपली, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। जैसा कि हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज था, ये एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई के बराबर होगा, क्यू ई के बराबर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। ई हम जानते हैं क्यू इंटू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा उस पर फोर्स। क्लियर? तो आप ये समझिएगा ये k जो है ये 1/4πε0 ही है। क्लियर? उसके बाद ये तो फोर्स आ गया, अब एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा k क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू m। क्लियर? F net equal to m लगाया, where m is the mass of this charge q, where m is the mass of this charge q। अब यहाँ से एक्सीलरेशन आ चुका है, तो एक्सीलरेशन हमें पता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये किस टाइप का मोशन होगा। देखिए ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो देखते हैं किस टाइप का है। हमें ये assumption भी यूज करना पड़ेगा दैट x is smaller than r, if x is smaller than r then it will be r square की पावर 3/2, this will be r cube, this will be r cube k q x upon r cube into m। क्लियर? अब हमको समझ में आ रहा है कि जो मोशन है इसमें एक्सेलरेशन जो है वो x के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसका डायरेक्शन भी x के अपोजिट डायरेक्शन है, मींस कि वो मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल दूर जा रहा है तो वो एक्सेलरेट इस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। अगर ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा, आप देख सकते हैं फॉर्मूले में। क्लियर? उसके बाद अगर ये पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन राइट साइड आ जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड होगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड होगी, चार्ज अभी भी नेगेटिव है तो फोर्स राइट हैंड साइड लगेगा। क्लियर? समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो इस बार भी ये पार्टिकल फिर से अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। क्या ये एकदम वैसा ही मोशन है जैसा कि एक पार्टिकल, एक स्प्रिंग है जो कि एक ब्लॉक से कनेक्टेड है और उस ब्लॉक को कुछ डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया गया है, उस ब्लॉक को कुछ डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया गया है। अब जैसा मोशन इस ब्लॉक का होगा वैसा ही मोशन क्या इस चार्ज पार्टिकल का हो रहा है, zigzag टाइप ऑफ मोशन। क्लियर? टू एंड फ्रो मोशन विद अबाउट द मीन पोजीशन अगर हो रहा है और एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ SHM, दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ SHM टाइप का मोशन होगा, SHM टाइप का मोशन होगा। और इस मोशन का टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, मतलब इससे डिवाइड कर दीजिए, जाके इसका अंडर रूट लेके डिवाइड कर दीजिए, मींस आंसर विल बी 2 पाई अंडर रूट k क्यू अंडर रूट r क्यूब m, ये टाइम पीरियड हो जाएगा इस चार्ज पार्टिकल का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे ऑलमोस्ट हो गया होगा, मुझे लग रहा है काफी लोगों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, वो समझ भी गए होंगे कि ये किस टाइप का मोशन होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है
कि चार्ज पार्टिकल जब कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक लाइन चार्ज में, एक लाइन में, ठीक है, या फिर एक रिंग में। अब हम बात करने जाते हैं जब चार्ज पार्टिकल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मींस जो चार्ज पार्टिकल हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एक डिस्क में, क्लियर, एक हॉलो स्फीयर में, हॉलो स्फीयर की सरफेस में इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं आगे के कंसेप्ट में। जब जो चार्ज पार्टिकल है वो अपना एक लाइन में ना डिस्ट्रीब्यूट होके एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तो उसमें आने से पहले हम जरा कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जरा वो समझ लेते हैं। देखिए जो मास है, फॉर एग्जांपल अगर हम मास की बात करें तो मास एक लाइन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक वन डायमेंशनल एक सिंपल लाइन है, एक लाइन है, उसमें कुछ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक स्ट्रिंग है उसमें कुछ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको कहेंगे दैट दिस मास m is distributed on a line or this is the linear mass density. What is it? जब मास एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, then it will be a linear mass distribution system, linear mass distribution और linear mass density. Clear? ये एक linear mass density होगी जब यही मास m एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मान लीजिए एक डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसको कहेंगे सरफेस मास डेंसिटी, कि ये मास जो है ये एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक काफ़ी थिन डिस्क होगी, इसकी जो डायमेंशन है ये 2 डायमेंशनल डिस्क है, क्लियर। और जब यही मास एक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या फिर एक क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, और क्यूबिक मास डेंसिटी, क्लियर। इज इट क्लियर? तो उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी तरीके से हम चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना, चार्ज एक डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो, इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, क्लियर। तो जब हम बात करते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कुछ चीजें और आती हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, it is the charge per unit length denoted by lambda. What is it? It is the charge per unit length, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, क्लियर। ये आपके वायर पे डिपेंड करेगा कि उसका चार्ज जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, तो dq by dx चेंज करेगा, ठीक है, चेंज करेगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू जो यहाँ पे होगी, जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हो सकता है वो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ना हो सकता है चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, डेंसिटी ऑफ चार्ज, क्लियर। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर हम मान रहे हैं कि जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू इंक्रीजिंग है, क्लियर। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है पूरे वायर के लिए, पूरे लीनियर सिस्टम के लिए ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो ये भी चेंजेबल है, लैम्डा की वैल्यू भी चेंज हो सकती है पॉइंट टू पॉइंट। एक चीज जो समझने वाली बात है कि अगर हमने कोई जनरल पॉइंट dx लिया है और जनरल चार्ज यहाँ पे dq है, तो इस पॉइंट पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वो होगी dq बाय dx हो जाएगी। और लैम्डा की जो यूनिट होती है मींस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट है, दिस विल बी कूलॉम पर मीटर, ठीक है। तो यहां तक हम समझ चुके हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या शो कर रही है, क्लियर। एक चीज और, अगर यहाँ पे आप dx को समझ गए हैं कि ये dx लेंथ है और आपको यहाँ पे अगर लैम्डा पता है, मींस आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, तो आप dq भी निकाल सकते हो। दैट dq विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, dq इज इक्वल टू, कभी कभी ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, क्लियर। उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात करते हैं, कि इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। जिस तरीके से चार्ज पहले लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड था तो चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने बोला था, अब जब एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, मींस चार्ज किस तरीके से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस अगर हम कहें कि यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं चार्ज की डेंसिटी
बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये पता चल रहा है कि चार्ज की जो डेंसिटी है, जो इसमें जो डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और वो भी वेरिएबल हो सकती है। अगर हम कोई जनरल सरफेस है यहाँ पे जिसपे कोई चार्ज होगा, ठीक है, इस सरफेस में एक छोटा सा एरिया dA ले लिया, तो इस छोटे से एरिया dA पे जो चार्ज है गाइस वो dq है, जो चार्ज है वो dq है। तो इस dq की वजह से जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा इक्वल टू dq/dA हो जाएगी, और इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ से कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हमने दो चीजें देख ली हैं कि जब चार्ज सिस्टम अपना लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो और जब चार्ज सिस्टम अपना किसी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्लियर। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी तो वो भी कुछ नहीं है, सिंपल सी एक चीज है, समझ लेते हैं जरा यहीं से। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, अगर यहाँ पे हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी करते हैं तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। जब ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जब चार्ज हमारा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर एग्जांपल किसी स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो अब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम जो छोटी सी वॉल्यूम लेंगे उसमें अगर चार्ज dq है तो ये जो डेंसिटी है चार्ज की, ये इस बार सरफेस नहीं, ये इसको इस बार वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और सिंपल चार्ज डेंसिटी। क्लियर। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिनोटेड बाय रो, रो से डिनोट करते हैं इसे, यूनिट इसकी कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। क्लियर। और अगर एक जनरल वॉल्यूम dv पे जो चार्ज है वो dq है तो रो इज dq/dv, dq/dv। ये भी पूरी वॉल्यूम में जो ही नहीं कि कांस्टेंट हो, कांस्टेंट तभी होगी जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा तब रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं तो रो की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, इट विल बी वेरिएबल, इट विल बी वेरिएबल। और एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे वो ये है गाइस कि अगर हमें dv वॉल्यूम दिया है तो उस dv वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। dq इज इक्वल टू रो डॉट dv, ये फॉर्मूला भी काफी जगह यूज हो जाता है। ये v फॉर वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ डिस्क, क्लियर, एट अ डिस्टेंस x from the center of the disk on the axis of the disk। क्लियर। तो ये डिस्क है। क्लियर। इस डिस्क को आप समझ रहे हैं, इस डिस्क को अगर हम कुछ इस तरह से रख दें इस डिस्क को, ठीक है, तो इससे x से डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते हैं, हम रिंग की x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। एक बार कोशिश कीजिए इसको खुद से करने की। आपको क्या करना है, आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। एलिमेंट आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जनरली हम यहाँ पे एक रिंग के फॉर्म में एलिमेंट लेंगे, एक रिंग एलिमेंट लेंगे, मीन्स हम r डिस्टेंस पे एक dr का एक रिंग कंसीडर करेंगे। उस रिंग की वजह से हमें इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जो कि x से डिस्टेंस पे है, उस रिंग की वजह से, उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है तो इस तरीके से जितनी भी रिंग्स होंगी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम समेशन करके निकाल सकते हैं, हम ऐड करके निकाल सकते हैं बाय, और इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पे x से डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। क्लियर। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से r डिस्टेंस पे एक dr की रिंग कंसीडर करेंगे, r डिस्टेंस पे एक dr की एक रिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये एक रिंग है, ब्लू कलर से दिखाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिंग को हमने क्यों कंसीडर किया, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस डिस्क को एक छोटे छोटे एलिमेंट्स के फॉर्म में बांट देंगे, जो कि छोटे छोटे एलिमेंट रिंग से बने होंगे। जो पहली रिंग होगी उसकी रेडियस 0 होगी, और जो लास्ट रिंग होगी उसकी रेडियस कैपिटल R होगी, जो कि रेडियस डिस्क की है। क्लियर। तो इस तरह से ये पूरी डिस्क एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड करी जा सकती है, तोड़ी जा सकती है। क्लियर। और उसकी वजह से अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे टोटल डिस्क की, ठीक है। टोटल डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड, कंप्लीट डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने के लिए हम छोटी छोटी रिंग्स बनाएंगे और उन रिंग्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक करेंगे। क्लियर। तो इस रिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर इस पे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थिकनेस याद रखिएगा, इसकी थिकनेस dr है, ठीक है, और इसकी रेडियस r है इस रिंग की, ठीक है। और ये समझिएगा कि ये जो dr थिकनेस है इसकी वजह से जो रेडियस में अंतर आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। मतलब अगर इस रिंग को अगर हम खोल के रख दें, एक स्ट्रिप के फॉर्म में खोल के रख दें, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 2 पाई r हो जाएगी, लेंथ इसकी 2 पाई
r हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो dr हो जाएगी। इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगी, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगी, क्योंकि ये dr बहुत छोटा है, इस वजह से इसकी रेडियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो 2 पाई r लेंथ ये होगी अंदर वाली, वही 2 पाई r लेंथ ये बाहर वाली भी होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है बस, क्लियर, कि ये जो dr है ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि रेडियस में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से पेरीमीटर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसकी वजह से इस स्ट्रिप को हम रेक्टेंगुलर मान सकते हैं, इस स्ट्रिप को हम रेक्टेंगुलर मान सकते हैं। अब इस रिंग को मैंने बाहर निकाल लिया है, ये जो ब्लू कलर से दिख रही है ये वही रिंग है, क्लियर, और इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी थिकनेस dr है, और इस पे चार्ज जो है वो dq होगा। अब ये dq निकालने की कोशिश करते हैं, समझते हैं जरा ये dq कहाँ से आया, ये dq कहाँ से आया। चलिए, तो टोटल चार्ज जो रिंग पे है वो कैपिटल Q है, टोटल चार्ज जो रिंग पे है वो कैपिटल Q है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया में चार्ज कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो टोटल एरिया में चार्ज की सिंपल यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड की भाई अगर टोटल एरिया पाई r स्क्वायर में चार्ज कैपिटल Q है तो इस छोटे से एरिया में चार्ज कितना होगा। इसका एरिया कितना है, जैसा कि हम जानते हैं 2 पाई r इंटू dr एरिया है। इस रिंग का जो एरिया है, इस रिंग का समझिएगा, आराम से समझ लीजिए कि इस रिंग का जो एरिया होगा ये 2 पाई r dr होगा, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, यही एरिया होगा 2 पाई r डॉट dr, क्लियर, 2 पाई r डॉट dr होगा। तो जो इस एरिया में कितना चार्ज आ जाएगा उसको हम dq से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो dq होगा ये यूनिटरी मेथड से q बाय पाई r स्क्वायर, q पे पाई r स्क्वायर पे कितना चार्ज है, पाई r स्क्वायर पे जो चार्ज है डियर स्टूडेंट वो पाई कैपिटल r स्क्वायर, सॉरी पाई कैपिटल r स्क्वायर पे जो चार्ज है वो q है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे जो चार्ज होगा वो q बाय पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो dq चार्ज जो है वो कितने पे है, 2 पाई r डॉट dr पे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्लियर। dq चार्ज जो होगा वो q बाय पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r डॉट dr होगा, ये चीज। और आई थिंक दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर ये चीज नहीं क्लियर है तो इसको खुद से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सिंपल यूनिटरी मेथड लग रहा है, सिंपल यूनिटरी मेथड क्या कि अगर टोटल रिंग पे, टोटल डिस्क पे चार्ज पाई r स्क्वायर पे चार्ज q है, यूनिट मास पे चार्ज, यूनिट एरिया पे चार्ज q बाय पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई r डॉट dr पे जो चार्ज होगा वो q बाय पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r डॉट dr हो जाएगा, क्लियर। तो ये dq आ चुका है। अब हम समझते हैं इस dq, ये इस पे भी यही dq ही तो होगा, इसी रिंग को तो भाई हमने बाहर निकाला है, हमने इस रिंग को बाहर निकाल लिया है और इस पे चार्ज dq है। तो हमको पता है कि रिंग से के सेंटर से x से डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन तो हमको पता ही है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन होती है, क्लियर, ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, क्लियर। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, हम जानते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड kqx अपॉन एक्स स्क्वायर बाय r एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2 होती है, जहाँ पे x जो है वो सेंटर से रिंग की डिस्टेंस हो, सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी उस पॉइंट की जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और q जो है यहाँ पे वो रिंग पे चार्ज है, इस रिंग पे चार्ज dq है, तो इस केस में k dqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक देखिए कोई समस्या है, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। अगर यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं तो ये हमने DE निकाल लिया, ये DE जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस DQ चार्ज की वजह से, इस DE एलिमेंट की, इस एलिमेंट की वजह से है, तो इस वजह से हम उसको DE कह रहे हैं। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पूरी डिस्क की वजह से तो हम इस तरह के जितने DEs होंगे, इस तरह की जितनी रिंग्स होंगी उन सारी रिंग्स का समेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, वो इंटीग्रेशन ऑफ DE हो जाएगी। और DE क्या है स्टूडेंट्स, DE जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसमें dq की वैल्यू हम वहां से पुट कर देंगे, तो दिस विल बी अवर DE के dq की वैल्यू पुट कर दी है, ये dq की वैल्यू है, ये dq की वैल्यू है इनटू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर, टू द पावर 3/2, ये आपका आ चुका है। अब हमें यहाँ इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट क्या है, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि हमें डिस्क से एक कांस्टेंट डिस्टेंस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो x विल बी कांस्टेंट, x विल बी कांस्टेंट, q कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, स्मॉल r वेरिएबल है, स्मॉल r वेरिएबल है, ठीक है। तो स्मॉल r वाली चीजें अंदर रह जाएंगी, बाकी सब बाहर आ जाएगा, ये सब बाहर आ चुका है, क्लियर। स्मॉल r वाली चीजें अंदर रह चुकी हैं। k आप जानते हैं k इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप अगर देख रहे हैं तो बस सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट जरा चेक कर लेते हैं, इस तरह से होगी कि छोटी से छोटी रिंग भी आ जाए और बड़ी से बड़ी रिंग भी आ जाए,
कि जिस तरह से पूरी डिस्क कवर आउट हो जाए। क्लियर? तो छोटी छोटी रिंग का रेडियस जो है वो 0 है और बड़ी से बड़ी रिंग का रेडियस कैपिटल R है। तो ये आपकी जो है लिमिट हो जाएगी। लिमिट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट अभी तो यहाँ सिंपल लिमिट है, आगे जब हम जाएंगे तो लिमिट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, लेकिन हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं, आगे देखिए। तो अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में आप जानते हैं सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा कि जब ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है और यहाँ पे r है। ठीक है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन हमें dr के टर्म में करना है, x के टर्म में नहीं करना है। क्लियर? x के टर्म में इंटीग्रेशन में नहीं करना है, x अपना कांस्टेंट है, dr के टर्म में हमें इंटीग्रेशन करना है, dr के टर्म में। क्लियर? तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड r के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस विल बी 2r dr, x कांस्टेंट है हट जाएगा, 2t dt। क्लियर? 2 कैंसिल आउट, r dr इज इक्वल टू t dt। ठीक है, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा r dr की जगह हम लिख सकते हैं t dt अपॉन यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर की पावर 3/2, दिस विल बी t स्क्वायर की पावर 3/2, this will be 2 cancel out, this will be dt by t स्क्वायर। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो अब यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा -1/t। ठीक है, और जो लिमिट हो जाएंगी, अब t की जगह हम क्या लिख देते हैं, t को जो हमने माना है वो लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर की पावर 1/2। क्लियर? तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, t की वैल्यू रख रहे हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और लिमिट रख देंगे। अब हम लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से r हो जाएगी, लिमिट 0 से r लिमिट हो जाएगी कैपिटल R की। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं बचा है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट सॉल्यूशन। तो दिस विल बी q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर? q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू जो लिमिट है अब हमें वो सेट करनी है। याद रखिए यहाँ माइनस साइन भी है तो पहले 0 वाली लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी r इक्वल टू 0, दिस विल बी 1/x। क्लियर है? 1/x हो जाएगा माइनस, अब r की वैल्यू पुट कर देते हैं, r की वैल्यू r हो जाएगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इज इट क्लियर? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क एट द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एट द डिस्टेंस x। क्लियर? ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क। क्लियर? उसका साइन जो है, उसका मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो सबके सारी रिंग्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शन आएगी वो भी इस ही डायरेक्शन में आ जाएगी और कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप दैट द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, और अगर नहीं क्लियर है तो जरा बेसिक से चलिएगा। ठीक है, बेसिक से चलिए। एक सिंपल सी एक हमने रिंग ली है, उस रिंग की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जो कि डी है, एलिमेंट लिया, एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, तो अब हमें टोटल ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन बेसिक कंसेप्ट है जहाँ पे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको यूज किया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर की वजह से, एक हॉलो स्फीयर की वजह से भी निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज की वजह से निकाला, ठीक है, और हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग की वजह से निकाली, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्क की वजह से निकाली। अब हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर की वजह से निकालने की, एक हॉलो स्फीयर की वजह से निकालने की। तो ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सिंपल सा। हेमिस्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से एक सिस्टम बन रहा है, चार्ज सिस्टम, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने की कोशिश अब करते हैं। चलिए, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर। Find electric field at the center of hollow metallic hemisphere on which Q charge is uniformly distributed. Clear? तो Q चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा कि इस फिगर में एक काम कीजिए
एक बार इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, ठीक है। फिगर से आप थोड़ी बहुत हिंट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करके फिर आइएगा कंसेप्ट पे। क्लियर? आई होप दैट द न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व्ड बाय योरसेल्फ। ओके, आप खुद ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है। अगर पड़ रही है ज़रूरत तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एटलीस्ट आप कंसेप्ट तक तो पहुंच जाओ कि हम एलिमेंट कैसे लेंगे, एक एलिमेंट की वजह से DQ चार्ज कैसे निकालेंगे, उस DQ चार्ज को निकालने के बाद हम उसका DE कैसे निकालेंगे, और उस DE निकालने के बाद हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। एटलीस्ट इंटीग्रेशन तक का तो पार्ट आप कर लो, वो फिजिक्स का पार्ट है। बाकी इंटीग्रेशन के बाद का जो पार्ट है, मतलब जो इंटीग्रेशन आपको करना है, वो अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑलमोस्ट अपने आप, जब मैथ्स में आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट करवाया जाएगा या फिर आप जब पढ़ोगे उसे, तो तब वो अपने आप हो जाएगा। वो बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन हैं, ठीक है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्लियर? तो आप इंटीग्रेशन तक का सिस्टम रेडी कर लो, ठीक है, इंटीग्रेशन तक का आप फॉर्मूला रेडी कर लो, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को आगे आप देखना। क्लियर? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ रहे होगे। क्लियर? कि मैं क्यों बोल रहा हूं, एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। क्लियर? तो लेट अस कंटिन्यू। चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है, मेटेलिक हेमिस्फीयर है हॉलो, ठीक है, और उसकी सरफेस पे चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब आपको क्या करना है, इस चार्ज की वजह से आपको इस सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके सेंटर पे, है ना। तो आप क्या करोगे, एक थीटा डिस्टेंस पे हमने क्या किया, हम इसमें रिंग एलिमेंट्स लेंगे। कैसे एलिमेंट लेंगे, जो हेमिस्फीयर है वो रिंग से मिलके बन रहा है, ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है हेमिस्फीयर रिंग से मिलके बन रहा है। तो अब हम इसमें रिंग एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो रिंग एलिमेंट लेंगे तो एक हम इसमें थीटा एंगल पे एक थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एक आर्क ले लेते हैं। जो आर्क होगी उसकी थिकनेस अपने आप आर डी थीटा हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस। तो थीटा इज डी थीटा एंड रेडियस इज आर, ठीक है। तो ये जो थीटा है डी थीटा, इसकी वजह से ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ होगी वो आर डी थीटा हो जाएगी। इज इट क्लियर? और अगर हम इस बात करें तो ये रेडियस आर है, तो इस रिंग की जो रेडियस हो जाएगी वो आर कॉस थीटा हो जाएगी, क्लियर? और इस रिंग की जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस r है तो इस रिंग की जो डिस्टेंस है वो r sin थीटा हो जाएगी। सिंपल रिजोल्यूशन किया है, क्लियर? सिंपल रिजोल्यूशन किया है इस r का रिजोल्यूशन कर दिया। ये जो थिकनेस आपको इतनी बड़ी दिख रही है, एक्चुअली में इतनी बड़ी नहीं है, ये थीटा बहुत छोटा सा एंगल है, इस वजह से ये जो थिकनेस होगी ये बहुत छोटी सी होगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी r होगी और ये डिस्टेंस भी r ही होगी, क्लियर? इसका मतलब ये जो लाइन है ये एक सिंपल लाइन है, क्लियर? तो ये जो r है इसको r cos थीटा में रिजॉल्व कर दिया और इस r को r sin थीटा में रिजॉल्व कर दिया। तो इस रिंग की रेडियस r cos थीटा हो गई और इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से वो r sin थीटा हो चुकी है, क्लियर? अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इस पे जो चार्ज होगा वो dq होगा, ठीक है। तो dq चार्ज है। अब समझने की कोशिश करते हैं, ये एक रिंग है, ये जो रिंग है इसकी विड्थ कितनी है r d थीटा और इसकी जो रेडियस है वो r cos थीटा है। तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो 2 पाई r cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। और ये एक वर्टिकल स्ट्रिप टाइप का केस है, दैट इज 2 पाई r cos थीटा उसकी लेंथ है और r d थीटा उसकी ब्रेथ है, 2 पाई r cos थीटा उसकी लेंथ है और r d थीटा उसकी ब्रेथ है, क्लियर? तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको dq निकालना है। dq विल बी अगर पूरी सरफेस पे चार्ज कैपिटल Q है, तो जो चार्ज dq होगा वो कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पाई r cos थीटा इंटू r d थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, dq निकालेंगे, सिंपल यूनिटी मेथड की q चार्ज पूरे स्फीयर पे है, तो 2 पाई r स्क्वायर। स्फीयर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई r स्क्वायर पे जो चार्ज है वो q है, तो 2 पाई r cos थीटा डॉट r d थीटा जो स्ट्रिप का एरिया है, उस पे चार्ज कितना होगा, उस पे चार्ज q अपॉन
2 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे है q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा डॉट आर डी थीटा हो जाएगा, डॉट आर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने dq निकाल दिया है, ये अपना dq आ जाएगा। अब हम इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड d निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, वो कितनी होती है, वो होती है kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यूज किया है, k 1/4πε0 होता है, dq जो चार्ज होगा रिंग पे वो हो जाएगा r क्या है, रिंग की रेडियस। तो रिंग की यहाँ पे रेडियस जो है, रिंग की डिस्टेंस सॉरी kqx, x इज द डिस्टेंस, ये रिंग है और x से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो x जो है वो रिंग से जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी। तो दिस विल बी r sin थीटा। तो k dq r sin थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r क्या है, रिंग की रेडियस, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, x क्या है r sin थीटा, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और हमें जैसा कि पता है r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ r स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। दिस विल बी k r sin थीटा, और dq की वैल्यू हम ऊपर से रख देते हैं। dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, dq की वैल्यू निकालने के लिए चलिए कुछ कट करते हैं, 2 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी q cos थीटा d थीटा, q cos थीटा d थीटा, q cos थीटा d थीटा हो जाएगा। क्लियर, k की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0। देख लीजिए कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर, हेंस इट विल 1/4πε0। ठीक है, और यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r स्क्वायर बचेगा, क्योंकि r स्क्वायर पावर 3/2, दिस विल बी r क्यूब, ऊपर एक r था तो r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर बचा है। ठीक है, और यहाँ पे q भी हम बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ से ये बचेगा sin थीटा cos थीटा d थीटा का इंडिकेशन। ठीक है, इसका इंडिकेशन, और लिमिट लग जाएगी। लिमिट देखिएगा, लिमिट में यहाँ पे बहुत आपको सावधान रहना है। ठीक है, लिमिट जो है इसमें इस तरह से यूज होगी कि पूरी की पूरी स्फीयर की जो सरफेस है वो कवर अप हो जाए, पूरी की पूरी स्फीयर की सरफेस कवर अप हो जाए। तो ये बताइए कि हमें जो रिंग्स हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेने हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर हम थीटा 0 रख रहे हैं तो ये पूरी रिंग आ गई है, थीटा अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये पूरी रिंग आ चुकी है। क्लियर, और अगर थीटा हम 90 डिग्री रख रहे हैं तो ये वाली रिंग आ चुकी है। तो इसके बीच में जितनी भी रिंग्स हैं वो 0 से 90 के बीच में आ चुकी होंगी। क्लियर, तो हमें बस रिंग्स को ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। रिंग्स को ध्यान रखेंगे, स्फीयर हेमिस्फीयर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल का जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 से π/2। याद रखिएगा, कुछ लोग इसमें 0 से पाई लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग -π/2 से π/2, तो वो सब गलत हैं। क्लियर, लिमिट सिंपली 0 से पाई होगी, 0 से π/2 होगी। क्लियर, दिस इज द लिमिट। अब इसको जो सॉल्व करने की बात है तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो दिस विल बी sin 2 थीटा, दिस विल बी sin 2 थीटा हो जाएगा। दिस विल बी 1/8πε0 q/r स्क्वायर sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा, लिमिट 0 से π/2। क्लियर, 0 से π/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे या फिर मेरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि sin 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा उसको आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन है। क्लियर, sin 2 थीटा का, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इतना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप सिंपली एकदम आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी देखी और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम हॉलो हेमिस्फीयर ना करके सॉलिड हेमिस्फीयर कर देते तो क्या होता, हॉलो हेमिस्फीयर ना करके अगर हम सॉलिड हेमिस्फीयर कर देते तो सिंपल सी बात ये होती, तो हम रिंग ना लेके हम डिस्क लेते और जो हमने डिस्क वाला फॉर्मूला वहाँ पे निकाला था, अभी जो निकाला है उसको यूज करते। ठीक है, उसको यूज करते और फिर हम इंटीग्रेशन पे आते। क्लियर, तो चीज़ें ऐसी हैं कि हो जाएंगी आराम से। क्लियर, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे चीज़ें सीखते हुए चलनी होंगी। अगर आप धीरे धीरे बेसिक्स कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तो देख लिया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट देखेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग चीज़ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जनरली कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन शो करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन शो करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर। और उसके बाद हम एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ग्राफ्स और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ग्राफ, कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ग्राफ, इन सब की स्टडी करेंगे, क्लियर। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। नोट्स आप बनाते रहिएगा, ठीक है, चीजें पीछे की रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। दूसरा वीडियो देखने के पहले एक बार जल्दी से नोट्स रिवाइज कर लिया करिए, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।